अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कंसल्टेंट डायटीशियन सईदा रुखसा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी जो है बोन जो है बोन डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है या आपकी बोन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है कि आपको जो है फ्रैक्चर के जो है चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जिन एरियाज़ में जो है फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है उसके अंदर जो है आपके हिप एरिया में, स्पाइन में या रिस्ट और एंकल में जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्रैक्चर्स जो हैं होने लग जाते हैं। और जो ये है ये बहुत जो है मेन और वुमेंस को जो है अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ये वुमेंस के अंदर है। वुमेंस के अंदर इसलिए है क्योंकि उनके अंदर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज, जिसकी वजह से जो है ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो कुछ सिम्टम्स से हैं ऐसे जिससे आपको पता लग जाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। इसमें सबसे पहले आता है कि आपको जो है बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। बैक पेन का रीज़न ये होता है कि आपको या आपका वर्टिब्री है वो कोलैप्स हो गया है या आपके जो है कोई फ्रैक्चर हो गया है बैक में, उस वजह से आपको बैक पेन स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा जो है आपका जो है पोस्चर जो है बॉडी का पोस्चर जो है वो स्ट्रोक हो जाता है, आपकी हाइट स्ट्रोक हो जाती है और जो है आपकी बोन्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती हैं कि अगर आप कफिंग भी कर रहे हैं या छोटी छोटी सी बेंडिंग भी कर रहे हैं तो उससे जो है आपको जो फ्रैक्चर जो है वो हो जाता है। उसके अलावा जो है इसको डायग्नोज करने के लिए यहाँ एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको हम लोग बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं। उसके अंदर हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे पता लग जाता है कि आपको जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं या आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कितनी है। उसके अंदर हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग DXA का कहते हैं, जिसके अगर फुल फॉर्म में आपको बताऊँ तो उसकी फुल फॉर्म में है कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो है एक आप कह लें कि जो पेशेंट होता है उसके जो बोन डेंसिटी है उसको कंपेयर करते हैं उसके सेम एज फेलो के साथ, एक ग्रुप के साथ। उससे जो है हमें एक स्कोर मिलता है जिसको हम लोग T स्कोर जो है कहते हैं। उस T स्कोर से हमें पता लगता है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं या उसका बोन डेंसिटी नॉर्मल है कि नहीं। अच्छा, अगर उसका T स्कोर जो है वो 0 तक आ रहा है मतलब कि वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो नेगेटिव में जा रहा है जिसका मतलब है कि उसको जो है बोन्स उसकी जो है बहुत ज़्यादा वीक हैं और अगर उसका T स्कोर जो है वो अराउंड आ रहा है -2.5 या -3 तक जा रहा है तो उसका मतलब है कि उसको जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसके अलावा जो है अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो वैसे कोई स्पेसिफिक जनरल कॉज नहीं होता ऑस्टियोपोरोसिस का, लेकिन होता इस तरह है कि जब से आफ्टर बर्थ से लेकर अर्ली 20s तक जो है हमारे जो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होता है तो बोन मैरो का जो है वो प्रोडक्शन जो है आप कह रहे हैं कि हो रही होती है, बोन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है और 30s तक जो है वो पीक लेवल तक पहुंच जाती है, लेकिन आफ्टर 30 जो है उसकी डेंसिटी जो है वो कम होने लग जाती है। इसकी वजह से जाहिर है बोन डेंसिटी आपकी बॉडी में जो है वो कम हो जाएगी तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी बोन जो है वो वीक हो जाएंगे, फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें आगे रिस्क फैक्टर्स की कि किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है एज का फैक्टर आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में हैं तो आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो सकता है, अगर आप कैसे मेडिकेशन ले रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स आपने करवाए उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो सकता है। उसके अलावा ये कि जेंडर की बात की इसमें स्टार्ट में कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप मेल हैं फीमेल हैं तो फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो सके। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में है, किसी में है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो आपके अंदर भी थ्रू जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसमें आपको अर्ली स्टेज में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और आफ्टर 30 या 20s के बाद जो है आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो सकता है। उसके बाद ये कि अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से या बेसिकली अगर हम लोग सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो उसकी वजह से जो है आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हो जाती हैं कि अगर आपकी बॉडी में जो है डिफिशेंसी होगी। अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो अगर वो जो है मेनोपॉज के स्टेज में हैं या उनका कुछ ब्रेस्ट कैंसर का जो है ट्रीटमेंट हुआ है तो उससे भी जो है उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उसकी बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा अगर मेल्स की बात करें तो उनमें जो है अगर प्रोस्टेट कैंसर है उनको या कोई सर्जरी उनकी हो रही है तो उसके बदले क्या होता है उनकी बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इससे भी जो है बोन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगर कोई थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम की अगर बात करें हम बेसिकली थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है थायराइड हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो उस वजह से भी आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो सकता है। अब बेसिकली
इस तरह आपके बॉडी में थायराइड लेवल या थायराइड हार्मोन ज़्यादा इस तरह होंगे कि आपका जो है आप अंडर एक्टिव स्टेज में हैं, और अगर आप उसको ओवर एक्टिव करने के लिए जो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो इतनी एक्सेस में हो जाती हैं, यहाँ आपको पता नहीं चलता आपके मतलब वो लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू आपने की होती है, तो इस वजह से जो है आपको जो है ओवर एक्टिव स्टेज में चला जाता है, इस वजह से जो है बोन जो है वो वीक होने लग जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग डाइटरी फैक्टर्स की बात करें तो काफ़ी डाइटरी फैक्टर्स हैं जो आपके जो है बोन्स की जो है वीक करने में जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले ये कि आपका ईटिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन सी डाइट ले रहे हैं, अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, और आपकी आप डाइट में अपना कितना कैल्शियम ले रहे हैं, कितना विटामिन डी ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ऐसे एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी में जो है नेसेसरी हैं आपकी बोन डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जो है अगर आपको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है जिसके अंदर अगर आपका स्टमक जो है वो रिमूव हो गया हुआ है, उसका साइज जो है स्मॉल हो गया हुआ है, ना कोई आपके इंटेस्टाइन से जो है कोई पार्ट जो है रिमूव हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो है आपकी अब बोन्स के जो है अब्जॉर्प्शन में जो है काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो है अगर आप जाहिर है आपको स्टमक का साइज स्मॉल हो गया या आपकी इंटेस्टाइन का कोई पार्ट रिमूव हो गया तो जो नॉर्मल लेवल पे जो अब्जॉर्प्शन हो रही होती है न्यूट्रिएंट्स की और कैल्शियम की, तो वो सही से नहीं होती। तो जाहिर अगर वो सही से नहीं होगी तो आपका जो डेंसिटी लेवल जो है वो खुद ही जो है वो कम होने लग जाएगा। उसके बाद काफ़ी अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आप ये डिपेंड करता है कि आपका डेंसिटी लेवल जो है वो कम हो रहा है। उसके अलावा अगर कुछ डिजीज़ की बात करें तो काफ़ी डिजीज़ की वजह से भी जो है चांसेस होते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके सबसे पहले आ जाता है सीलिएक डिजीज़, उसके बाद आता है अगर आपको IBS है या अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो तब भी जो है इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई किडनी डिजीज़ है तो उसमें भी जो है ये हो सकता है, और एट द एंड जो है रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उससे अगर आपको वो है तो उससे भी चांसेस ज़्यादा है कि आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अच्छा, तो अगर हम ये बात करें कि इसको ट्रीट किस तरह करें, तो अगर आप अपने गुड न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज को ही ठीक कर लेंगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस को जो है ओवरकम जो है कर सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करूँ तो अगर आप अपनी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी के ही अमाउंट्स को नॉर्मल लेवल में कर लेंगे तो आप जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर आप कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है अप्रॉक्सीमेटली हमें जो है 100 मिलीग्राम्स तक जो है वो हमारी बॉडी में जो है रिक्वायर होता है, और आफ्टर 50 जो है वो 1200 तक जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप डेली इतनी अमाउंट अपनी बॉडी में जो है कैल्शियम की कंज्यूम करेंगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस को जो है प्रिवेंट जो है कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर कुछ गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम की बात की जाए तो अगर आप अपनी बॉडी में जो है कैल्शियम रिच 45 चीज़ अपने ऐड करने लग जाएंगे, उसके अंदर अगर आप सोयाबीन्स ऐड करने लग जाएंगे और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स या जूस अगर की बात करूँ तो अगर वो सारा कुछ लेने लग जाएंगे तो आप जो है ऑस्टियोपोरोसिस को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं या प्रिवेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं विटामिन डी की बात करूँ तो विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो जो होती है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, और अराउंड अगर आप आफ्टर 70 जो है वो 800 इंटरनेशनल यूनिट्स तक जो है वो आप लोग ले सकते हैं। उसके अगर सोर्सेज की बात करूँ तो जो है फ़िश जो है बहुत अच्छा सोर्स, इसके अंदर जो है सैल्मन जो है बहुत ज़्यादा सोर्स है विटामिन डी का। उसके अलावा जो है अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, इसके अंदर मिल्क आ जाता है, योगर्ट आ जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप डेली कंज्यूम करेंगे तो आपका विटामिन डी का लेवल जो है वो भी जो है वो ठीक हो जाता है। तो एट द एंड में आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप मेडिकेशन और इससे जो है सप्लीमेंट से और डाइट से जो है आप ऑस्टियोपोरोसिस को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर विटामिन डी के मैं बात करूँ कि आप थ्रू सनलाइट भी उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप थ्रू सनलाइट भी विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने सन का एक्सपोजर नहीं लेना, क्योंकि उससे जो है फिर ये होता है कि आपको स्किन कैंसर के जो है चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आपने इतनी ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेने, क्योंकि उसकी ज़्यादा एक्सेस में लेने से जो है आपको किडनी स्टोन जो हैं वो होने लग जाते हैं। तो बस अगर आप थ्रू डाइट ही, या मैंने कैल्शियम रिच फूड जो बताए वो और विटामिन डी रिच फूड अगर आप डाइट में इंक्लूड कर देंगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस को जो है वो बिल्कुल जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।